Hello dear students, welcome back to Jor IES. Today we are going to do our lecture number 25 of our polity lecture series in which we are going to cover Supreme Court. So Supreme Court of India ये आपने देखा होगा दिल्ली में है राइट और ये हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी है इंडिया की ठीक है ये हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है तो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कौन सा है विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज सुप्रीम कोर्ट इट इज द मोस्ट सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठीक है एंड हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का है इनके पास पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे इसके हेड होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच कंसिस्ट ऑफ maximum of 34 judges and has extensive power मतलब maximum 34 judges हैं it is regarded as the most powerful public institution in India इसको बहुत ज़्यादा important और powerful institution माना जाता है इंडिया क्योंकि एक फेडरल स्टेट है और सिंगल और यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है इसमें 3 टियर है सेंटर में देन अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट्स होंगे ठीक है देन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे क्या हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है और क्या हर स्टेट का एक सेपरेट हाई कोर्ट होगा तो ऐसा भी जरूरी नहीं है बिकॉज एग्जाम्पल हमारे पास है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट राइट तो वो दोनों स्टेट्स का इंटीग्रेटेड भी हो सकता है इसके बारे में आगे हम हाई कोर्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे अभी ये देखना है कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई रिजॉल्व नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो इट शोज द फेडरल नेचर ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 था 1773 का ठीक है उससे सुप्रीम कोर्ट आई थी फर्स्ट टाइम कैलकाता में एज एन एस्पिरेंट आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ आई थी कैलकाटा में तो सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास और बॉम्बे उसके बाद हुआ था किंग जॉर्ज ने किया था ठीक है 1800 में और 1823 में तो 1800 में ये आई थी देन 1823 में बॉम्बे वाली आई थी तो फर्स्ट इज कैलकाता सेकंड इज मद्रास एंड देन बॉम्बे सीएमबी से आप याद कर सकते हैं इंडियाज हाई कोर्ट एक्ट 1861 क्रिएटेड हाई कोर्ट्स फॉर वेरियस प्रोविंसेस ठीक है हाई कोर्ट एक्ट था 1861 का उससे अलग अलग तरह की आई थी हमारी हाई कोर्ट्स ठीक है कैलकाता मद्रास बॉम्बे और सदर अदालत भी आई थी प्रेसिडेंसी टाउन में ये जो हाई कोर्ट्स है डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट फॉर ऑल केसेस creation of the federal court out of India under the government of India Act 1935 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो कोर्ट्स हैं उनके लिए क्या प्रोविजन है सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है एक प्रोविजन की जिससे सुप्रीम कोर्ट बनती है हमारी वो कहाँ आता है अंडर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 6 ठीक है 5 और 6 5 is part union and 6 is union judiciary. आर्टिकल कौन से रिलेटेड है उससे 123 से लेके 147 इससे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस ज्यूरिसडिक्शन पावर्स ये सब पूछी जाती है ठीक है सुप्रीम कोर्ट की मींस इसके तहत उनको पावर मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 इसमें बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे until parliament by law prescribe a larger number means मान लीजिए बाद में कुछ हमें जरूरत पड़ती है और बड़ा करना पड़ जाता है तो वो कर सकते हैं कौन करेगा पार्लियामेंट करेंगे ठीक है एंड ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस ठीक है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में ठीक है हाउएवर मल्टीपल भी और हैं पावर्स उनके पास ठीक है पहले पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट की कैसी होती है एट प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 31 जजेस है जिसमें 1 तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे और 30 अदर जजेस हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 इन्होंने ऐड किए थे 4 जजेस उनकी स्ट्रेंथ को ठीक है इट इंक्रीज द जुडिशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम 31 टू 34 इंक्लूडिंग द सीजीआई ठीक है पहले 31 थी अब 34 हो गई है इंक्लूडिंग द सीजीआई कौन से बिल से सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 8 जिसमें 1 चीफ जस्टिस होंगे और 7 अदर जस्टिस होंगे अभी ये देख लेते हैं सबसे ऊपर हमारी हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी कौन सी है दैट इज सुप्रीम कोर्ट आफ्टर दैट इट कम्स अंडर हाई कोर्ट देन जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस
then subordinate judges class 2, then court of small causes of metropolitan city, and ये तो याद करने वाली चीज है, ये आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं ऐसे बना के फ्लो चार्ट। ठीक है, फिर आ जाता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल भी है वैसे भी, और ऑथोराइज करते हैं सीजीआई को अपॉइंट करने के लिए कि अलग अलग आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के लिए। देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसमें आ जाते हैं कि कैसे होते हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट से अपॉइंट होने के बाद कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, की एडवाइस लेते हैं ना हिडन एडवाइस की, अच्छा इनकी किसको अपॉइंट करें। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई, यहाँ पर सीजीआई का एडवाइस होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस फ्रॉम 1950 टू 1973, ये कैसा होता था? द प्रैक्टिस हैज बीन अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या था कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हें बना दिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ, कन्वेंशन वाज वायलेटेड इन 1973। 1973 को ये वायलेट हुई थी जब ए एन रे जो थे उनको बना दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पे 3 और सीनियर जजेस थे ऑलरेडी, मींस मान लीजिए फर्स्ट सीनियर जज, सेकंड, थर्ड, ये 4th नंबर पे थे, फिर भी इनको सीजीआई बना दिया गया। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगेन 1977 को एमयू बेग जो थे उन्हें बनाया गया था। ठीक है, एक सीनियर मोस्ट जज था, उनके अलावा उनको बनाया गया था। ठीक है, देन आ जाते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट वाज कर्टेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द सेकंड जजेस केस। ठीक है, सेकंड जजेस केस था, वहां पे ये कर्टेल हो गया था, इन विच सुप्रीम कोर्ट रूल ने ये किया था कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट के वो शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि उन्हें ही बनाया जाएगा, मतलब जो होंगे सीनियर मोस्ट। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है जज की? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, जज होना चाहिए हाई कोर्ट में 5 ईयर एटलीस्ट। ठीक है, देन ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या तो एडवोकेट हो 10 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट का, या फिर जज हो 5 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट का। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विशिंग जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, मीन्स बहुत ही ज्यादा जैसे एक अपने काम में अव्वल होना चाहिए वो जज के मामले में। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज। ठीक है, मिनिमम एज नहीं है, वैसे भी यहाँ पर आएंगे तो उनकी एज हो जाती है उतनी। टेन्योर क्या होता है जजेस का? एक मतलब ये होता है कि या तो वो 65 ईयर्स की एज तक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देन ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को राइट करके वो रेजिग्नेशन अपना ले सकते हैं, या फिर वो रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अगर उनको पार्लियामेंट रेकमेंड करती है तो। अभी रिमूवल ऑफ जजेस देख लेते हैं कैसे होता है कि एक जज होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, ये रिमूव किया जाता है सकता है उनके ऑफिस से जब प्रेसिडेंट ऑर्डर करेंगे, और प्रेसिडेंट जो होगा वो इश्यू कर सकते हैं जब ये चीज पार्लियामेंट के द्वारा एड्रेस हो जाएगी और पार्लियामेंट बोलेगी कि आपको रिमूव करना है। ठीक है, और एड्रेस जो होगा ये स्पेशल मेजोरिटी के तहत होगा, सिंपल मेजोरिटी नहीं होगा। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, प्रेजेंट एंड वोटिंग। देन ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या होगा ये याद रखना है, 2 है, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर मींस उन्होंने कोई मिसबिहेव किया है या फिर वो उनकी अभी कैपेसिटी नहीं है। तो जो जजेस इंक्वायरी की एक्ट है 1968 का, ये रेगुलेट करते हैं हमारे प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उनकी जो इम्पीचमेंट है उनको ये देखते हैं, मतलब इसके अंडर आ जाता है वो। अभी तक तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज इम्पीच नहीं हुआ है। इम्पीच जजमेंट मोशंस हुई हैं, हाँ हुई है, ऑफ जस्टिस वी रामास्वामी एंड जस्टिस दीपक मिश्रा, जिनको डिफीट कर लिया गया था पार्लियामेंट में। मींस मोशन तो चलाया गया था लेकिन हुआ नहीं था पास। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं इन दोनों के, और ये भी याद रखना है कि अभी तक नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ना स्टेटमेंट में दोनों का नाम आ जाए कि ये इम्पीच हो चुके हैं, तो हुए नहीं थे ये भी। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है? ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पोस्ट होगा वो खाली हो जाता है, या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये टेम्परेरीली एब्सेंट होते हैं। और क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, मान लीजिए उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, ऐसा कुछ हो गया कि अब वो नहीं आ पाएंगे, तब ये चीजें हो सकती हैं। एडहॉक जज क्या होता है? व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम,
कोरम हमने पार्लियामेंट के चैप्टर में अच्छे से बताया था आपको कोरम क्या होता है, और ये भी बताया था कि पार्लियामेंट के हाउसेज का कोरम कितना होता है, ठीक है। तो ये आपको अभी रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर वापस आ जाते हैं, कोरम ऑफ द परमानेंट जजेस टू होल्ड द कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। The Chief Justice of India can appoint a judge to high court of a high court as an ad hoc judge। तो जो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये अपॉइंट कर सकते हैं किसी हाई कोर्ट के जज को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज मींस टेम्परेरी पीरियड के लिए वो बना सकते हैं, ठीक है। और ये कब करेंगे, चीफ जस्टिस जो होंगे उनके कंसल्टेशन के बाद, जो मतलब जिस हाई कोर्ट से मान लीजिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से वो बुला रहे हैं, तो वहां के हाई कोर्ट से उनको थोड़ा सा कंसल्टेशन करना चाहिए, और उससे पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट भी उनके पास होना चाहिए। जो जज होंगे वो अपॉइंट शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। ऐसे नहीं, ये हमने देखा था ना कि 5 इयर्स मिनिमम जज होने चाहिए वो, तो वो सारी वो होनी चाहिए उनकी, ठीक है। अभी रिटायर्ड जजेस को बुला सकते हैं, हाँ जी। तो सीजीआई कभी भी एट एनी टाइम रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो, ठीक है, जो कि क्वालिफाइड हो अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ जज, ठीक है। उनको भी बुला सकते हैं एक टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है। ही कैन ऑलवेज डू सो विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है, और उस पर्सन का भी कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। देन कोलेजियम सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या होता है कि ये सिस्टम जो था ना 3 जजेस केस से बॉर्न हुआ था, और इसकी प्रैक्टिस 1998 से शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये किस लिए होता है कि जो अपॉइंटमेंट है जजेस की और ट्रांसफर है, चाहे वो हाई कोर्ट की है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसका मेंशन है, नहीं, देयर इज नो मेंशन ऑफ कोलिजियम ईदर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इन सक्सेसिव अमेंडमेंट्स। इसका मतलब क्या है, ना तो पहले से था और ना किसी अमेंडमेंट के तहत ये वर्ड जो है कोलिजियम ये आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक तरह की प्रैक्टिस है, सिस्टम है, ओके। हाँ जी, तो कंट्रोवर्सी क्या है कोलिजियम सिस्टम की। फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने ये बोल दिया था कि the court held that consultation does not mean concurrence and it is only implies exchange of views। जो कंसल्टेशन होगा वो, जैसे हम बोल सकते हैं कि मैंडेटरी नहीं है, ये तो एक्सचेंज ऑफ व्यूज की तरह देखा जाएगा। सेकेंड जजेस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने अपना एक्शन जो रिवर्स कर दिया और बोला कि कंसल्टेशन का मतलब होगा कंकरेंस, ठीक है, मतलब करना पड़ेगा, वो मीनिंग उन्होंने चेंज कर दिया था। और थर्ड जजेस केस में क्या हो गया था कि कोर्ट ने ओपिनियन दिया था अपना कि जो अडॉप्ट बाय द चीफ जस्टिस रिक्वायर कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, द सोल ओपिनियन ऑफ सीजीआई डज नॉट कंस्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। मतलब पहले हमने पढ़ा था ना कि सीजीआई देखेंगे कि किसको करना है, बट अभी क्या होगा, बोल रहे हैं कि प्लूरैलिटी ऑफ जजेस होनी चाहिए, थोड़े से सिंगुलर प्लूरल वाला प्लूरैलिटी बोला गया यहाँ पे, कि ज्यादा नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए, अकेले सिर्फ और सिर्फ सीजीआई नहीं करेंगे। तो क्या होना चाहिए कि एक कोलिजियम बनना चाहिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस का सुप्रीम कोर्ट का, और इवन इफ द 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। मतलब सीजीआई को 4 जजेस को बुलाना चाहिए, और अगर 2-2 से कुछ हो जाता है तब वो चीज क्या होगी, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं होगी। मान लीजिए ये 2 ए पर्सन को बोल रहे हैं, ये 2 बी पर्सन को बोल रहे हैं, तो नहीं होगा वो। ओथ और अफर्मेशन देख लेते हैं। ओथ क्या होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है कि फेथ जो होंगे, ट्रू फेथ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को रखेंगे, और फेथफुल होंगे अपनी एबिलिटी नॉलेज जजमेंट को, और बिना किसी फियर फेवर के, बिना किसी अफेक्शन के, बिना किसी इल विल के कॉन्स्टिट्यूशन को ही ऊपर रखेंगे। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट क्या है जी, सुप्रीम कोर्ट कैन विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट रूल बना सकते हैं कि जैसे प्रोसीजर होगा, प्रैक्टिस होगा कोर्ट में, वो कैसे होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और रेफरेंस जो होंगी प्रेसिडेंट के द्वारा, वो अंडर आर्टिकल 143, वहां हमने पढ़ा था कि 147 तक है ये, मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो वो 143 में यही है कि इसमें क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है एड एंड एडवाइस ले सकता है फ्रॉम अपना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 143। देन सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस की बात आ जाती है। जैसे पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था कि उनका एक अलग रूल होता है, उनका अलग सिस्टम होगा, उसमें जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो एक फेडरल कोर्ट है और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ये हमने पढ़ लिया था, और फंडामेंटल का गारंटर है। आपको फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स वाला या सीधा मतलब जो है पर्सन जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है, नहीं तो हमें करना पड़ता है ना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर अगर फंडामेंटल राइट आपके ब्रीच हो रहे हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकते हो। देयरफॉर इट्स इंडिपेंडेंस बिकम वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी।
मतलब अगर इतना बड़ा फंडामेंटल राइट सीधे सीधे इनके पास है तो मतलब काफी ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए इनका और फ्री होने चाहिए ये। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस दी हैं, वो क्या है, मेयर ऑफ अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसेस जो होंगे वो देंगे कंसोलिडेटेड फंड से, मीन इनकी सैलरीज नहीं रुकेंगी, कंडक्ट ऑफ जजेस जो होगा वो डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद आपकी प्रैक्टिस बैन है, ठीक है। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर कोई कोर्ट ऐसे होता है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो उसको कोई सजा दे देते हैं, वो दे सकते हैं जजेस अपने अंदर। तो फ्रीडम ऑफ अपॉइंट स्टाफ, अपॉइंट अपना स्टाफ जो करते हैं वो अपने तरफ से करते हैं ये। फिर आ जाता है इनका ज्यूरिसडिक्शन जो है कर्टेल नहीं होंगे और एग्जीक्यूटिव से ये डिफरेंट होंगे। देन आ जाता है हमारा ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एज अ फेडरल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है डिसाइड करेगी डिस्प्यूट बिटवीन यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन मोर एलेबोरेटली। जैसे कौन से इन केसेस है, नॉर्मल से हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। द सेंटर एंड वन मोर स्टेट, अगर सेंटर देखिए, सेंटर का स्टेट के साथ कोई अनबन हो गया तो वो आएगा, सेंटर का किसी स्टेट या किसी एक से ज्यादा स्टेट के साथ आ जाता है तो भी आ जाता है, या फिर दो स्टेट का आपस में है या फिर दो से ज्यादा स्टेट का आपस में है तो भी आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की। वो क्या होगी? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या है? सीधा सीधा इनके पास आ जाएगा एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब सीधा आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। फिर क्या है? फर्दर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग, किसमें नहीं होगा, ठीक है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी जो है, एग्रीमेंट जो इनमें नहीं होगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कोई ट्रीटी ऐसा जिसपे मतलब जुडिशियल की जरूरत नहीं है डिस्प्यूट की। फिर आ जाता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इनमें भी जरूरत नहीं है। मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, इनमें भी नहीं होगा। इसमें बस ये बताया गया किसमें नहीं होगा, ठीक है। देन एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेंशन तो खुद पार्लियामेंट देखेंगे ना, तो यहाँ पर नहीं होगा वो, ठीक है। ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, थोड़ा सा कमर्शियल नेचर का ऑर्डिनरी वैसे ही कोई डिस्प्यूट है तब। रिकवरी ऑफ डैमेज बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, ठीक है। कोई स्टेट सेंटर से कुछ मांग रहे हैं मुआवजा टाइप्स, तो वो उनका मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। देन आ जाते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, रिट जारी कर सकता है। कौन सी तरह की होती है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्शरी, ये सारी होती है, ठीक है। ये आपने ना पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारी रिट्स होती है जिससे हम जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना लेके जा सकते हैं केस। अब इसमें क्या होगा? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एग्रीवेट सिटीजंस जो है कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, नॉट नेसेसरली बाय द वे ऑफ अपील। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? आप गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे आपको कानून में मतलब सॉरी जज ने सही नहीं दिया, आपने फिर से दे दिया हाई कोर्ट में, वहां पर भी आपको लगता है कि नहीं न्याय नहीं हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करके जा सकते हो। ये आपकी अपील हो रही है कि हाँ मेरा नहीं हुआ तो मैं हायर कोर्ट में अपील कर रहा हूँ, ये एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है। लेकिन जो होती है मतलब कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो आप सीधे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, हाई कोर्ट में भी होती है ये। फिर आ जाती है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, फिर ये वही अपील्स जो अभी समझाई थी मैंने आपको। फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 143, ये हमने बताया था, प्रेसिडेंट जो है सीक ओपिनियन करेंगे। किसमें कर सकते हैं? कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है, ठीक है, उनको कोई चीज पता नहीं है ये एक चीज क्या होगी, तो वो वहां पर जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई देखिए, हमने वैसे तो बात कर ली थी कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो इनमें दखलंदाजी नहीं देगा कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वीनियंट एंगेजमेंट, ठीक है, ये सब होगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उनको बुलाकर उनकी सलाह ले सकता है, ठीक है, उनका मतलब एडवाइस ले सकता है, एड ले सकता है कि क्या करूं मैं इस टाइम पे, या फिर क्या आपके हिसाब से, क्योंकि वैसे वो जजेस हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन है, उनको बहुत ज्यादा समझ होती है, तो उस वे में वो ले सकते हैं। फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आ जाता है। ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये दो पावर्स होती है उनके पास। जजमेंट जो होगी प्रोसीडिंग एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड, ठीक है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस, मींस आगे जाके वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं कोई भी जजमेंट होगी। जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, वैसे ही हाई कोर्ट के पास अगर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के वे में भी वो हैंडल कर सकते हैं, सेम केस हो बट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर हाई कोर्ट लेवल पे ही हो,
तो वैसी सजा उनको सुना सकते हैं और वैसा न्याय दे सकते हैं उनको, ठीक है। इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ईदर विद द सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 मंथ और विद अ फाइन ऑफ 2000 और विद बोथ, मतलब 6 महीने की सजा या फिर 2000 रुपए या फिर दोनों। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू अपना जो पहले इनैक्ट उन्होंने बता दिया कि हमने ये जजमेंट दी थी, लेकिन 20 साल बाद उनको पता लगता है कि नहीं वो चीज सही नहीं थी, तो वो दोबारा से उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। या फिर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा एक्ट पास कर दिया है जो कि ब्रीच कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तब भी वो अपने जुडिशियल रिव्यू से सही कर सकते हैं। Then recent issue Supreme Court के Master of Roster. It refers to the privilege of Chief Justice to constitute benches to hear cases. ये जो कंट्रोवर्सी है ये मर्ज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जब एब्सोल्यूट पावर ऑफ चीफ जस्टिस के ऊपर बात हुई थी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया नंबर ऑफ टाइम कि जो चीफ जस्टिस है ये मास्टर ऑफ द रोस्टर होगा और ये अकेले जो है ये प्रेरोगेटिव हो गए एक तरह से जो बेंच ऑफ द कोर्ट है उसके लिए कि कहाँ एलोकेट होंगे केसेस, कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी हाई कोर्ट की है, ये वो होने चाहिए जो हेड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। दिस इंक्लूड्स एलोकेशन ऑफ मैटर बिफोर अ जज एज वेल, मतलब कि ये वाला केस किसको एलोकेट करना है वो ये देखते हैं चीफ जस्टिस, ओके। सो नो जज कैन टेक अप द मैटर ऑन इट्स ओन अनलेस एलोकेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये एक्स जज है और ये वाई जज है और ये इनके पास एबीसी कोई केस आया, तो ये जो सीजेआई है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट है, ठीक है, तो वो करेंगे जज कि ये एबीसी जो है केस इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, तो वो चीफ जस्टिस देखेंगे, ठीक है। ये था हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।